जय हिंद स्टूडेंट, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो नवंबर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपके कुछ रैपिड रिविजन्स कोर्स में हमने क्या करवा रहे थे, थोड़ा सा रिविजन्स करवा रहे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, मैकेनिक्स 1 का आपको वीडियो प्रोवाइड हो चुका है, आप उसको यूनिट एंड डायमेंशंस को देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो में आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिक्स से ही आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम रहेगा आपका काइनेमेटिक्स। देखिए, आप तीन चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स पूरी की पूरी में। एक पोर्शन पढ़ते हैं हम स्टैटिक वाला, ठीक है, एक पोर्शन पढ़ते हैं हम काइनेमेटिक वाला और एक पोर्शन पढ़ते हैं हम डायनेमिक वाला। ठीक है, स्टैटिक वाले में क्या पढ़ते हैं, देखिए जैसे स्टैटिक्स क्या होती है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें बॉडी किस पे रहती है, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी किस पे रहती है, बॉडी रेस्ट पे रहती है। रेस्ट का मतलब आपका बॉडी का जो पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। ठीक है, अब बॉडी दो तरह से रेस्ट पे रह सकती है, एक तो हमको देखने में रेस्ट पे लग रही हो और एक एक्चुअल में वो रेस्ट पे हो। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा चला जाता है, क्या बॉडी रेस्ट पे है तो उस समय बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। जैसे एक एम मास की बॉडी है, इस पे इस साइड भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है मैंने और इस साइड भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। मतलब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। बॉडी है किस में, बॉडी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। यहाँ पे बॉडी में क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, फोर्स के कंपोनेंट जरूर लग रहे हैं। क्लियर, तो इस चीज को, इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, स्टैटिक बोलते हो। ठीक, दूसरी कंडीशन आती है काइनेमेटिक। क्या होता है काइनेमेटिक्स के अंदर, बॉडी किस में होती है, बॉडी शुड बी इन मोशन बट cause of motion is not known। आपको मोशन का कारण नहीं पता होता। इस तरह की ब्रांच को फिजिक्स के आप क्या बोलते हो, काइनेमेटिक्स बोलते हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा v = u + at, s = ut + at। इन तरह की जो मोशन की इक्वेशंस आप यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, वहाँ पे फोर्स का फैक्टर नहीं आता। आपको एक्चुअल पता नहीं होता कि वो मोशन किसकी वजह से हो रहा है, आपको ये पता है कि मोशन हो रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है काइनेमेटिक। बाद में जो थर्ड ब्रांच बनती है वो बनती है डायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके बॉडी का मोशन जो होता है उसका आपको कॉज पता होता है कि भाई किस वजह से वो मोशन हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक के अंदर आप जैसे क्या पढ़ते हो, स्टैटिक के अंदर आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, सुना है ना इसका नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि चार्ज किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है। ठीक है, काइनेमेटिक, जैसे आप काइनेमेटिक्स का तो पूरा चैप्टर 11th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ते ही हो। लॉज ऑफ मोशन एक तरह से डायनेमिक्स में आ गए, फ्लूइड मैकेनिक्स एक तरह से डायनेमिक्स में आ गई, आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसके अंदर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया और आपका अल्टरनेटिंग वाला करंट आ गया। वहाँ पे आपको साफ साफ पता लग रहा है चार्ज का मोशन हो रहा है और उस मोशन के पीछे का आपको कारण भी पता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कि भाई रेस्ट और मोशन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप किसी बॉडी को रेस्ट और मोशन डिफाइन करोगे तो आप क्या डिफाइन करोगे, सबसे पहले एक चीज डिफाइन करोगे कि देखने वाला के नज़रिए के हिसाब से चलना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है दोनों के लिए ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर होता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब सराउंडिंग, जहाँ से आप बैठ करके बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हो, जहाँ पे आप बैठ करके बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हो, वही क्या कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो सकता है, मतलब देखने वाला खुद रेस्ट पे हो सकता है, वो मोशन में हो सकता है, वो रिलेटिव मोशन में हो सकता है, वो अपनी जगह को बदल सकता है। ये सारे क्वेश्चन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं रेस्ट और मोशन को एक सिंगल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि भाई एक बस थी और ये बस आगे की तरफ मूव कर रही थी।
ठीक है। और इस बस के अंदर एक पैसेंजर, दो पैसेंजर बैठे हुए थे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और इनको बाहर से कोई देख रहा था, ठीक है। तो आपको क्या, ये दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे ये इसको देख रहा है, ठीक है, तो इसकी रिस्पेक्ट में ये पर्सन अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। किसके लिए, इसके लिए, ठीक। बट जब बाहर वाला देख रहा है इसको, तो ये बस के साथ साथ कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, मोशन में हो गया। मतलब सिंपल सी एक चीज़ समझिए, देखो एक ही पर्सन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे और दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में, मोशन में, मतलब सारा खेल किसका है, देखने वाले का है, ठीक है। और देखने वाला क्या कहलाता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, वहाँ पर बैठ करके कोई बंदा आपको देख रहा होता है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन दोनों ही चीज़ें जो डिफाइन होती हैं वो किसके लिए होती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिफाइन होती है, ठीक है। रेस्ट क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती टाइम के रिस्पेक्ट में और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाती है रेस्ट पे। मोशन क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है टाइम के रिस्पेक्ट में और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो वो किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से जो बॉडी रेस्ट पे थी वो मोशन में हो गई और जो मोशन में थी वो रेस्ट पे हो गई, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ ना तो इस दुनिया में पूरी तरह से रेस्ट पे है ना पूरी तरह से मोशन में, वो अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ढालती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, जब भी बॉडी जहाँ से चलना स्टार्ट करती है और जहाँ पर जा करके रुकती है, इस दौरान जो भी उसने ट्रैवल करा वो क्या कहलाता है, उसका डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की छोटे से छोटा रास्ता, उसकी सिर्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है। जैसे इस दुनिया में आप पैदा हुए, जितना सब कुछ आपने करा वो सारा का सारा आपका डिस्टेंस बन गया, और लाइफ और डेथ के बीच में छोटे से छोटा रास्ता रहा वो आपका क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट रहा। जैसे आप सिंपल सा देखो, आपने पहले पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, दूसरे पॉइंट तक गए, कैसे गए, ऐसे ऐसे गए, थोड़ी देर बाद ऐसे गए, कभी ऐसे गए और कभी ऐसे गए। तो रास्ता 1, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों रास्ते डिस्टेंस है और इनमें से एक डिस्प्लेसमेंट भी है। देखो ये सबसे छोटा रास्ता है और इसकी यही डायरेक्शन होगी हमेशा, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का छोटे से छोटा रास्ता कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और उसके अलावा जितने भी पाथ होते हैं, इटसेल्फ डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक तरह से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन बन गया इस तरह से। डिस्टेंस एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक तरह से कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, आधे रेवोल्यूशन के दौरान उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और उसकी डिस्टेंस क्या होगी। एक बॉडी कहाँ घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह से बना दिया। मान लेते बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, आधा चक्कर काटने के बाद वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। इनिशियल फाइनल पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब आपको बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, बड़े से बड़ा रास्ता, ये रहा बड़े से बड़ा रास्ता। अगर वो पूरा सर्कल चलता तो 2πr चलता, पर पूरा सर्कल नहीं चला, उसने आधा सर्कल चला, तो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, πr। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटे से छोटा रास्ता। छोटे से छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो, टोटल कितना बन गया, 2r, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह से आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आपको क्वेश्चन बनते दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स की। किसकी, स्केलर और वेक्टर्स की। इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको आप फिजिक्स में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था शुरुआत में। आजकल आप उसको 2 कैटेगरी के नाम से ही जानते हो। पहली कैटेगरी कहलाई स्केलर। एक कैटेगरी आपको कई बुक्स में देखने को मिल सकती है जिसको आप बोलते हो टेंसर,
और एक क्वांटिटी आती है आपकी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट कोई डायरेक्शन ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। टेंसर, इनके पास डायरेक्शन भी होती है प्लस इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर के पास भी कुछ ऐसा ही खेल रखता है, वेक्टर के पास भी डायरेक्शन होती है प्लस मैग्नीट्यूड होता है। देखिए रिवीजन में आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, दैट्स वाई इनको बार बार थोड़ा थोड़ा करके रिपीट करते चलें और अपने सिलेबस को रिवाइज करते चलें इनकी हेल्प से। ठीक, पर क्या फ़र्क है सर टेंसर और वेक्टर में? जैसे वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, वो रूल्स टेंसर क्वांटिटीज़ फॉलो नहीं करती, दैट्स वाई उनको आप टेंसर बोलते हो। और आजकल टेंसर और स्केलर को इकट्ठा रखा जा करके क्या बोल देते हो आप स्केलर ही बोल देते हो। ठीक है, तो वेक्टर क्या फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर अपने लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 5 kg लिख दिया मैंने, 10 मीटर लिख दिया, 10 सेकंड लिख दिया, तो ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आपने डायरेक्शन को यूज़ नहीं करा। जैसे मैं 10 मीटर ईस्ट गया, फिर वेस्ट की तरफ मुड़ा, फिर मैं साउथ की तरफ मुड़ा, ये डायरेक्शन है यहाँ पे। ठीक, तो टेंसर के आपको एग्जाम्पल पूछ ले, अगर जब तक टेंसर ऑप्शन में ना आए आप उसको स्केलर में ही कंसिडर करना, जैसे प्रेशर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आई। ठीक, इसके अलावा आपका एंगल, ये सारे के सारे के ऊपर डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, बट इनको आप किस में लेकर के चलते हो, स्केलर में लेके चलते हो, क्योंकि जब तक आपको ऑप्शन में टेंसर नहीं दिखता आप टेंसर पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक, और वेक्टर और स्केल टेंसर में क्या फ़र्क है, दोनों के पास डायरेक्शन है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर्स के लॉस को फॉलो करती है, जस्ट लाइक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपका वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनको फॉलो कौन नहीं करता, टेंसर नहीं करता। ठीक है, दैट्स वाई उनको आप टेंसर बोलते हो। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको मैंने बोल दिया वर्क, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, और आपका स्ट्रेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और आपका एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक, सरफेस टेंशन। इस तरह से आपसे कुछ पूछ लिया तो भाई वर्क कैसा क्वांटिटी होता है, वर्क स्केलर होता है, टेंस टॉर्क कैसा होता है, वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या वेक्टर, डायरेक्शन होती है इसके पास और वेक्टर के लॉ को फॉलो भी करता है, और स्ट्रेस आपकी स्केलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, फ्रीक्वेंसी स्केलर, और सरफेस टेंशन भी स्केलर। क्लियर? तो इस तरह से आप बता सकते हो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी आए तो कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। और आपके प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, आपको इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्रैक्टिस सेट की ही आएगी, आप वहाँ पे अपना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्केलर वेक्टर हो गया, उसके बाद वेक्टर पे ही अगर थोड़ी सी बात करें तो वेक्टर्स की डायरेक्शंस को कौन बताता है। आपने कहा कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बताता है। वेक्टर की डायरेक्शन को कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आपके पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को कौन बताता है, जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को कौन बताता है, के कैप। किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो। ठीक है, आपने इस तरह से वेक्टर को लिख दिया।
ये एक्स वाई और जेड क्या हैं, ये एक्स वाई और जेड इस वेक्टर की कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस में प्रेजेंट मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। आई जे कैप के कैप क्या है, आपकी डायरेक्शन है। वेक्टर के बाद दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड, जस्ट लाइक ये रहा, ये एक्स एक्सिस के मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, आपके डायरेक्शंस हैं। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, उसका मॉडुलस लेकर के। किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, उसका मॉडुलस लेकर के। और मॉडुलस में क्या करते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई कैप के कैप और जे कैप के आगे जो भी दे रखा है उसको पकड़ो, उसका स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट ले लो। ठीक, किसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन आप उसके यूनिट वेक्टर से निकालते हो। जैसे वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो, इसीलिए कहा जाता है यूनिट वेक्टर। नाम से पता लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, यूनिट। और ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है किसी भी गिवन वेक्टर को। ठीक है, याद रखना यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया था आपका एयरफोर्स 2019 में। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपके पास कोई वेक्टर था, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको पता है इसके कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। इस साइड क्या आता है, ए कोस थीटा, इस साइड क्या आता है, ए साइन थीटा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो गिवन वेक्टर दे दिया आपको। जैसे 1 ऐसा ले लो, आई कैप प्लस √3 जे कैप। आपसे बोले ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कुछ मत करना, इसके आगे 1 लिख सकता हूँ मैं आई कैप के आगे। ठीक है, आप इतना सा कर लो, tan थीटा इजिकल टू √3/1। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी के बराबर होता है। तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है आपका, देखो यहाँ से वाई एक्सिस का कंपोनेंट √3 है और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना है आपका 1, तो √3/1 थीटा इजिकल टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एयरफोर्स 2019 का जो पहला पेपर हुआ था वहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जिस रूल को आप फॉलो करते हो उसी को बोलते हो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहता है अगर दो वेक्टर हैं आपके पास ए और बी और वो रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर ए और बी एक ट्रायंगल की रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी ट्रायंगल की थर्ड अपोजिट साइड, इसी ट्रायंगल की थर्ड अपोजिट साइड आपको क्या देगी, इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम देगी। क्या देगी, इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम। शुरुआत के दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, रेगुलर, मतलब जहाँ पर एक का हेड खत्म हो रहा है वहाँ पे दूसरे की टेल स्टार्ट होगी। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा डिग्री का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बी कोस थीटा, ये कितना आ जाएगा बी साइन थीटा। और दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो थर्ड वेक्टर का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, और इसी वेक्टर की थर्ड वेक्टर की जो वेक्टर आ रहा है इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए तो फिजिक्स में डायरेक्शन आपको tan एंगल बताता है, वो होता है परपेंडिकुलर। tan एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। ठीक है, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, ये हो गया आपका डायरेक्शन। क्लियर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करते हो, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन
आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, किससे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपसे जो वेक्टर से पूछ सकता है वो बोलता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो कैसा आता है, स्केलर। जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी, तो किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। और मैक्सिमम आपसे जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो इस प्रॉपर्टी पे यूज़ करवाता है कि जो ए डॉट बी का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होगा। वो आपको बोल देगा कि दो वेक्टर हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, आपको एक वेक्टर ए दे देगा, एक बी दे देगा, उनमें से एक चीज़ मिसिंग देगा। ठीक है, तो सिंपल सा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करो और वहाँ से उनका एंगल निकाल लो। इसके ऊपर एक पेट क्वेश्चन है इनका, ये मैंने प्रैक्टिस सेट सेकंड में आपको करवाया था या थर्ड में। ठीक है, पर मैंने करवा दिया। दो वेक्टर का सम का और आपका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल, जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। जो पावर होती है वो फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट में आती है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वेरियस डॉट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो या वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, जो थर्ड क्वांटिटी आती है वो कैसे आती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी कैसे आती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी आती है। आपने पढ़ा भी होगा इसको कि ए क्रॉस बी होता है आपके पास ए बी साइन थीटा इंटू में एन कैप। सर ये ए बी साइन थीटा क्या कह रहा है, ये ए बी साइन थीटा कह रहा है थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, और एन कैप क्या है, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, आपका नेवी 2020 में जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसने पूछा था दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आपको डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, ऐसे। एक्चुअल में ये क्या है, ये थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो थर्ड वेक्टर आपका यही तो है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉडुलस। और आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना था उसका। ठीक है, और वहाँ से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल करके डिवाइड करना था। तो यहाँ से क्या मिल जाती है आपको, डायरेक्शन मिल जाती है। और याद रखेंगे दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो थर्ड वेक्टर आता है ना, वो क्या होता है, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे सिंपल सा आपको यूँ बोला, इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे आंसर मांगा था उसने, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो ना तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उसने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करवाया। वो बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा, उसकी वेलोसिटी उसके मैग्नेटिक फोर्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो V क्रॉस B से आपका थर्ड वेक्टर आया है F, और F क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, V के B और B के भी। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा आंसर था कि फोर्स वेलोसिटी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एक्चुअल में जिस प्लेन पे V और B लाई करेंगे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी, फोर्स उन दोनों प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट और आपके डॉट प्रोडक्ट के बेस पे वो क्वेश्चंस को पूछ सकता है। आगे बात समझ, जैसे आपको बोला गिवन कंडीशन है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, 1/√3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। तो आपको पूछा कि ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो आपको पता है कि भाई ए क्रॉस बी, अच्छा मॉडुलस आएगा यहाँ पे, सॉरी मॉडुलस। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये कितना 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा। ए बी से ए बी कट गया,
कॉस को नीचे ले जाओ, साइन अपन कॉस क्या होता है 10, 1/√3। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आंसर कितना आ जाता 30 डिग्री आ जाता। तो जस्ट लाइक सिंपल से क्वेश्चंस आपको वेक्टर्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कि भाई स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है, डायमेंशन इसका L1T-1 होता है। ठीक है, स्पीड 4 तरह की होती हैं। पहली स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड होती है आपकी एवरेज स्पीड, एक स्पीड होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कितनी स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक समान गति। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल स्पीड नहीं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एवरेज नाम से पता लग रहा है, मीन निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस से आंसर मांगेगा तुमसे। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज के दो बनते हैं केस। पहला, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो आपका जो एवरेज स्पीड आता है 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 आता है। ठीक है, और वो इक्वल टाइम कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अनइक्वल होंगी वो, और वहाँ पे उसको टाइम इक्वल लग रहा है, तो वहाँ पर एवरेज क्या रहेगा आपका v1 प्लस v2 बाई 2। मैथ में आप पढ़ते हो अर्थमेटिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन, इसके अलावा जो AP का उल्टा होता है उसको HB बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उससे जो मीन निकलता है उसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो ये वाला होता है हार्मोनिक मीन और ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी बात करते हैं, एक मिनट, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। जब भी फिजिक्स में आपको देखने को वर्ड मिले क्या, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, आप याद रखना वहां पर डेरिवेटिव लोगे। क्या लोगे, डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो स्पीड किससे बनती है, स्पीड बनती है डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, तो इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। जस्ट लाइक एग्जांपल, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, बोला फाइंड आउट द स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वो आपको खुद नहीं बोलेगा इंस्टेंटेनियस निकलवा रहा है, वो आपको क्या बोलेगा, स्पीड बता दो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक होता है टाइम गैप, ठीक है, एक होता है टाइम इंस्टेंट, यानी कि टाइम इंटरवल और टाइम इंस्टेंट क्या होता है। टाइम इंटरवल मतलब आपको गैप देगा, बोला t इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुई थी, t इज इक्वल टू 3 तक गई। ऐसे केस में जब आपको टाइम इंटरवल दे रखा हो तो आपको एवरेज निकालना होता है, और जब आपको बोले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब उस दूसरे सेकेंड पे बताओ, वो इंस्टेंट बोल रहा है, और वहाँ पे आपको डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 बोला तो एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू dx बाई dt। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। मैथ के स्टूडेंट है, 2 आगे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2t प्लस 1। टाइम पुट कर दो 2 सेकेंड यहाँ पे, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती है। अगर बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एवरेज भी उतना ही होगा जितना इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि वो सेम स्पीड से ही चल रहा है भाई। ठीक है, उसका एवरेज निकाल लो के बाद उतनी ही आएगी तुम्हारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी रेशो होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। वेलोसिटी इज द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन L1 T-1 वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, 3-4 तरह की होती है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे गिरेगा एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज वेलोसिटी पे। जैसे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ये कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप कहाँ से चले कहाँ पे पहुँचे, उसके बीच में जो छोटा सा छोटा रास्ता है वो कहलाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की तरह इसका फार्मूला बदला है। ठीक है, वहाँ पे 3 फार्मूले थे, यहाँ पे सिंगल फार्मूला काम करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में से कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है। हमेशा देखें तो क्या तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगी या फिर एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी छोटा पाथ है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0 कब होता है? कई बार वो बच्चे को कंफ्यूज करता है, कहता है एक कार थी, वो ए से चली बी पर पहुंची, बी से चली ए पे पहुंची। ठीक है, बच्चे ने देखा डिस्टेंस इक्वल है और वो लगा देता है एवरेज स्पीड का फार्मूला, बट लास्ट में क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, वो कि पूछता है एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो जहाँ से चली वहीं पे ही वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0। तो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? वहाँ पे 0 हो जाती है। तो क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका देखना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर से वर्ड आया है क्या आपका? इंस्टेंटेनियस, मतलब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वेलोसिटी पूछी है तो जो आपको डिस्टेंस की इक्वेशन है उसी का डेरिवेटिव ले लो। आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है, बिकॉज वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव में भी रिजल्ट दे सकती है, नेगेटिव में भी और 0 में भी। फिर क्वेश्चन अराइज होता है क्या सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होंगी? मैं कहूँगा येस, बट इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। ए, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन L1 T-2। और आपका यहाँ पे अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, तो डायमेंशन और होता कैसा है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। 4 तरह का होता है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंस्टेंटेनियस है। क्या क्वेश्चन बनता है इंस्टेंटेनियस पे? दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ये आपका एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन है। अगर आपके पास मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन बॉडी का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा वो, बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड कितनी चेंज हो रही है? बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड कितनी चेंज हो रही है? आपको क्वेश्चन जस्ट इतना सा दिया गया था, जो क्वेश्चन दिया है वही पूछा है मैंने। एयरफोर्स का 2019 का क्वेश्चन है। बोला एक बॉडी की जो एक बॉडी का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो बॉडी हर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो इसको पढ़ने का तरीका देखो क्या होता है। आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्वेश्चंस में ही, डाटा में ही सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसको पढ़ो, देखो ये है चेंज इन वेलोसिटी, देखो यहाँ से ये है चेंज इन वेलोसिटी और ये है चेंज इन टाइम। हर सेकंड ये रहा सेकंड, ठीक है, हर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? आंसर आता 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीज़ पूछी थी उसने।
एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं यहाँ पे जर्नल आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। कई क्वेश्चंस मैं मानता हूँ बिल्कुल ही हाई आ जाते हैं, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं रहते, बट मैक्सिमम आपको बेस से उठाना होता है। ठीक है, हम पढ़ के क्या जाते हैं, हम पढ़ के जाते हैं ऊपर ऊपर से चीज़ों को। ठीक है, और फ़ायदा क्या नहीं होता उसमें, हम जब कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं ना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर को पिक करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और वही चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। आप 12 क्वेश्चन कराओ पेपर में, पर 12 के 12 सही होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 तो सही होने चाहिए। एक्यूरेसी मैटर करेगी इन द लास्ट। आपने 20 क्वेश्चन कर लिए और वहाँ पे 10 सही हुए तो वो हो जाएगी आपके लिए दिक्कत। ठीक है, दैट्स वाई आपको क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ चलना है। आगे चलते हैं। इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया आपका। इसके बाद आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ले जाता हूँ मैं, जहाँ से जो क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं किसके बीच में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड के बीच में। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है और उसका आपका स्पीड कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो उसके सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ता है, आपको सभी को पता है। उस फोर्स को ही बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उस फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखिए जैसे F इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से पहला एक्सेलरेशन निकला रेडियल एक्सेलरेशन, वो होता है वी स्क्वायर बाय आर। और आपको, चलो अभी तक मैंने बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ। वी इजिकल टू आर क्रॉस ओमेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में तो ओमेगा क्रॉस आर आएगा, वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है ओमेगा स्क्वायर आर, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रही होती है तो उसकी स्पीड एक्सेलरेशन के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड अगर वो यूनिफॉर्म चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, किसके साथ, रेडियल एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, अब जब स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी बॉडी की, कांस्टेंट। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और आप सभी को पता वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बदल ही नहीं रही तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, ज़ीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप किसी भी चीज़ को घुमाओगे तो वहाँ पे वर्क डन कितना आएगा आपका, निकल करके ज़ीरो। बट यही मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है तो वहाँ पे एक और एक्सेलरेशन आता है जिसको आप बोलते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो नेट रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नेवी का क्वेश्चन है। नेट एक्सेलरेशन बताओ नॉन यूनिफॉर्म में, तो रेडियल का स्क्वायर और टेंजेंशियल का स्क्वायर ये था। आपको ये दोनों ऑप्शन में, मतलब ये 80 दे रखा था, AR दे रखा था, आपको बस पुट करना था। ठीक है, और बच्चा कंफ्यूज हो गया कि हमने एक एक्सेलरेशन पढ़ा है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्कुलर की ही बात कर रहे हैं। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ना कहला करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, उस समय जो बॉडी की वेलोसिटी होती है सर्कुलर पाथ के दौरान वो कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो। डायमेंशन हो जाता है इसका t-1। ठीक है, फिर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने इनका यूज़ करा है काफ़ी, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट में इन पे क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर के देखें उन प्रैक्टिस सेट को, अपने तैयारी को और इम्प्रूव करें। ठीक है, ये हो जाता है ओमेगा अपॉन टी। डायमेंशन हो जाता है इसका t-2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पूछी है इस बार, तो रेडियन, इसकी रेडियन पर सेकेंड।
इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक जो काइनेमेटिक्स में आपसे पूछा चला जाता है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जैसे भाला फेंकते हो आप तो इस तरह से जाता है नीचे, डिस्क थ्रो करते हो ऐसे जाता है, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो बॉल को इस तरह से आप पैड से मारते हो, तो इस तरह के जो मोशन अंडर द ग्रेविटी किसी एंगल पे क्या कहलाता है? आपका प्रोजेक्टाइल की फॉर्मेशन बनाता है। दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो हमने ये सीखा कि दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक होता है आपका वर्टिकल। ठीक है, दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इन्हीं के ऊपर बात करते हैं फटाफट। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले इन सभी टॉपिक के बारे में आता है, दैट्स वाई मैं रिवीजन की फॉर्मेट में करवा रहा हूँ सारा का सारा आपको। ठीक है, ताकि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में सारा का सारा पार्ट आप रिवाइज कर सकें। देखिए, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, आप हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल u ना किसी वेलोसिटी u से आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हो और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हो थीटा, तो बॉडी का जो पाथ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है वेलोसिटी का। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट से रिलेटेड, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी? जीरो हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी क्या रहता है? जीरो। बट हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। वर्टिकली हमेशा आपके एक एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज माइनस जी। और हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास जो वेलोसिटी होती है जो आपको आगे की ओर लेके जाती है वो कहलाती है यू कोस थीटा। इनिशियल पॉइंट पे आपसे और क्वेश्चन पूछ लेता है, इनिशियल पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? इनिशियल पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम यू स्क्वायर। और हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो नहीं होती, वो होती है हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कोस थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है आपका यू साइन थीटा। ठीक है, ये इसके अलावा आपसे क्या पूछ लेता है? प्रोजेक्टाइल मोशन की इस इक्वेशन के बारे में पूछ लेता है कि भाई इस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ प्रूव करो, किस इक्वेशन से करोगे? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप बताते हो क्या कि भाई ये इक्वेशन है जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होने का संकेत देती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ही ट्रैवल कर पाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पूछता है कितनी देर तक वो हवा में रहा, उसको आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं हम उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जितनी देर में हवा में रहा वो रहता है आपका 2u साइन थीटा बाई जी। आपसे पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में? तो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
ठीक है। किसी पॉइंट P पर आपका वेलोसिटी पूछ ले तो वो होता है अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy²। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है u² cos² थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। इतनी वेलोसिटी होती है आपके पास किसी पॉइंट P पे, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ लेता है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये कंपोनेंट 1 हो जाना चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होती है। बोले टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होता है, अगेन जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बट हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1। तो साइन में एंगल 1 डिग्री 1 के कब होता है, साइन 90 पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे अगर आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। तो दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। दूसरा, आपने जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की ओर फेंका है, अर्थ पे आने पर उसी वेलोसिटी से वो आएगी। जिस एंगल से आपने उसको फेंका है उसी एंगल से वो अर्थ से स्ट्राइक भी करेगी, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने बॉडी को फेंका किससे, यू वेलोसिटी से। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है u अंडर रूट 2h/g, ठीक है, u अंडर रूट 2h/g के बराबर, ठीक है। आपकी अगर मैक्सिमम हाइट कितनी है, h है तो, ठीक है। दूसरा आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछता है, इसके अलावा इस पे क्वेश्चन नहीं बनते। ये होती है सॉरी यहाँ पे u नहीं आएगा, सिर्फ अंडर रूट 2h/g होता है, और ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। लास्ट है इस पॉइंट में यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इक्वेशन। आपके पास 3 इक्वेशन होती हैं जो टाइम इंटरवल के लिए होती हैं, v इजिकल टू यू प्लस 80, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और nth इक्वेशन u प्लस a/2 2n-1। जब वो आप टाइम इंस्टेंट के बारे में बात करें तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है। और ये इक्वेशन दे करके उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बच्चा गलत कराता है, कहता है सर u का डायमेंशन तो L1t-1 है, ये तो डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन तो L ही होता है, और ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। एक्चुअल में यहाँ पर nth टाइम होता है, और इस आपको SNth को आप ये नहीं बोलते डिस्टेंस, आप इसको बोलते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट थी ये इक्वेशन, जिसको बच्चों ने मैक्सिमम ने गलत कर दिया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो आपकी काइनेमेटिक्स के रिलेटेड। आज से पहले आपका यूनिट एंड डायमेंशंस का रिवीजन हो चुका है, आज काइनेमेटिक्स का रिवीजन हुआ है। आपको पैरेलल में रिवीजन्स वीडियो मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, ठीक है। आपका काम है फोकस करना एग्जाम पे, जो आपको नवंबर में फेस करना है। और जिनका ओपन रैली में आया है नंबर, उनका फोकस है कि भाई पहले दोनों एग्जाम को लेकर चलो, इस एग्जाम को भी और उस एग्जाम को भी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।